लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर रहे थे उसमें आपको कैपेसिटर दिया हुआ था 25 माइक्रोफैरेड का। एक बार लिखवा दो क्या क्या था। ये कितना था? 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस 25 ओम, और क्या क्या निकाल लिया था? E equals to 310 sin। अच्छा ये था, तो यहाँ से क्या क्या निकाल लिया आपने? EV कितना आया था? फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल ली थी? 50 हर्ट्ज। ये सब हम कर चुके ना। और XC निकाला था 127.3 और XL 31.4। तो आपने रिएक्टेंस निकाला था XL माइनस XC 95.9। XC बड़ा था तो सर्किट कैसा हुआ? कैपेसिटर। ये हमने पिछली क्लास का अब तक किया। अब बताओ आगे कैसे करें। आगे जो जो चीजें निकालनी थी वो एक बार फटाफट निकाली। क्या क्या निकालना था? व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? इम्पीडेंस नहीं निकाला ना। इम्पीडेंस के लिए आपको क्या चाहिए? R स्क्वायर XC माइनस XL होल स्क्वायर अंडर रूट। आपके पास सब कुछ है। R है 25 और ये है 95.9। इससे Z निकला है। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। इसका आंसर आ रहा था 99.1 ओम। सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसका Z भी निकाल लिया। उसके बाद देखो क्या निकालना था? व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? देखिए करंट क्या होता है? EV बाय √2। अरे क्या बात है? I करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, उसकी जगह ऑपोजिशन को क्या डिफाइन किया हुआ था? याद करो। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। कल से एक नाम दिए जा रहे हो नया वाला, इम्पीडेंस। तो Z बोलो ना, Z। EV आप निकाल चुके 310 बाय √2 और इम्पीडेंस आपने आप निकाल लिया 99.1। तो ये वोल्टेज भी निकल आया, सॉरी करंट निकल आया। करंट कितना है? 2.22। ये भी निकल गया। R नहीं बेटा, R तो हुआ रेजिस्टर की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया, आपने L, C और R 3 चीजें पढ़ी। ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट आपने पढ़े। रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड ओनली बाय द रेजिस्टर, ठीक है जी। अब आप जो ये इंडक्टर लेते हो ना, आपने कल क्या बात करी थी इसके बारे में? इसमें रेजिस्टेंस, ये कॉपर का तार है, मोड़ दिया इसमें, तो इसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर है, तो आपने इसका रेजिस्टेंस बोला नेग्लिजिबल। ये लेकिन ऑपोजिशन को ऑफर कर रहा है, उस ऑपोजिशन का नाम हमने क्या दिया था? X। ऐसे ही टू द फ्लो ऑफ AC, DC को तो ये ब्लॉक ही कर देता है, DC को तो ये जाने नहीं देगा। AC को ब्लॉक, AC को ये रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, उसका नाम हमने क्या दिया? XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सब ऑपोजिशन है और रेजिस्टेंस केवल मात्र रेजिस्टर ही देगा, बाकी ये दोनों अपनी अपनी तरीके से ऑपोजिशन देते हैं टू द फ्लो ऑफ AC, जो हमने बात करी। I भी निकल गया। आगे चलो, आगे देखो क्या पूछा था। और भी चीजें बताई थी मैंने। अच्छा लिखो, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द करंट? मतलब आपको करंट और वोल्टेज में फेज एंगल बताना है, कौन आगे कौन पीछे, लीड और लैग, दोनों में से कुछ बताना। बताइए।
आपको मैंने इम्पीडेंस ट्रायंगल करवाया, इसीलिए करवाई ये सब चीज याद करो। इधर आपने लिया R, इधर लिया आपने XC, इधर लिया आपने गलत बोल रहा हूँ, एक्सेल ऊपर लिया। हाँ याद रखना, ये ले लिया आपने। अब इस बार आपका XL और XC में कौन बड़ा है? XC बड़ा है, तो इसका जो नेट आएगा वो नीचे को आएगा, ये आ गया। रेजिस्टर आपका इधर है ही रेजिस्टेंस, तो इम्पीडेंस कितना आएगा? ये वाला आएगा ना, ये तो आप हम कर चुके इम्पीडेंस ट्रायंगल में। ये क्या है? XC माइनस XL, ये क्या है? R, ठीक। और ये जो बीच में लाइन है ये क्या है? Z, है ना। ये एंगल क्या है? फाइव। तो हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ tan फाई क्या है, तो आप बोलोगे XC माइनस XL बाय R। ये फॉर्मूला पहले भी लिखा था। अगर आपसे ये फेजर डायग्राम बन गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपके पास XC है, XL भी है, R भी है, सारी वैल्यू डालो, फाइव निकल आए, डाल दो। सारी वैल्यूज डालने के बाद tan फाई की वैल्यू आ रही है, तो इससे जब आप फेज एंगल निकालोगे तो वो आएगा 75.4 डिग्री या 1.31 रेडियन। जब आप इसका tan इनवर्स निकालोगे तो वो आएगा 75.4 डिग्री या 1.31 रेडियन। आपने क्या क्या निकाल लिया इससे? ये E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से E नॉट निकल गया। ये ओमेगा होता है, ओमेगा से आपने क्या निकाल लिया? फ्रीक्वेंसी। XC का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा कितना है? 314। C आपको मालूम है, मल्टीप्लाई करके और ये माइक्रो को नॉर्मल कर लेना, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करें। XL किसके बराबर? ओमेगा L। ये भी निकाल लिया। जब आपके पास XC है, XL है, R है, तो आप इम्पीडेंस भी निकाल सकते हो। आपने इम्पीडेंस भी निकाला। इम्पीडेंस क्या है? ऑपोजिशन। वोल्टेज को उस ऑपोजिशन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? करंट। तो हमने करंट भी निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा गया उसने कहा बताओ कितना एंगल। अब एक्चुअली में ये कहाँ लाना चाह रहा है मालूम आप? ये आपको बोलेगा करंट की इक्वेशन बनाओ। अगर R ओनली होता तो E और I सेम फेज में होते तो याद कुछ ना होता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में नेट वोल्टेज आया ना, ये पीछे आई कि नहीं है? किससे? करंट से पीछे आएगी। फाई निकाल लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ आप करंट का वो बना दो, क्या नाम है इक्वेशन, आई नॉट कितना है? आई भी है। आई नॉट कैसे निकालोगे? आई बी इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आई बी इंटू रूट 2। अभी वैल्यू डाली नहीं मैंने, ठीक है। साइन ओमेगा कितना है? टी को टी रहने दो, प्लस करंट आ गया पीछे। करंट ये नेट वोल्टेज नीचे आएगी, करंट यहाँ आएगा, करंट आ गया। कितना आ गया? ये आपकी करंट की क्वेश्चन बनाई। करते जाइए जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या पूछा इसने? VR, VL और VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये भी निकालो, जल्दी करो थोड़ा सा।
वोल्टेज अक्रॉस एल आया 3.1 वोल्टेज अक्रॉस एल आया 3.1 वोल्टेज अक्रॉस हाँ बोलो आई वी इंटू रूट टू क्यों कर रहे हैं? एक मिनट सर 97.6 आपको अगर निकालना है VL आई नोट तो करंट इंटू रेजिस्टेंस ओमेगा L। यानी करंट इंटू XL आई हमेशा V ही मल्टीप्लाई होगा बस। सर तो आई I- आई नोट लिखवाया था आपने पिछली क्लास में नहीं देखो दोनों चीजों के लिए आएगा। हमने आपने ध्यान नहीं किया इस बात का। आपने देखो आपने उसमें लिखा था लेट अस कंसीडर द सिचुएशन फॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपने अगर उसको डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो हमने ऊपर लाइन लिखी थी कि हमने कोई भी करंट नहीं लिया, हमने उस सिचुएशन को कंसीडर किया था फॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू के लिए हमने आई नॉट लेके चल दिए। अदरवाइज तो आपको अगर वोल्टेज निकलवाएगा तो आप वर्चुअल वोल्टेज ही तो निकालोगे। वर्चुअल वोल्टेज आप पहले निकाल चुके हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन रखो ही मत बिल्कुल भी। सॉरी आई वी इंटू एक्सी और क्या बचा वी आर आई वी इंटू आर। बस निकल जाएंगी, मैं वैल्यूज बता देता हूँ आपको सीधा। अब निकालने के चक्कर में मत पड़ो, क्लास में टाइम खराब है। फिलहाल लिख लो आप VC आ रहा है 282.6, VC आ रहा है 282.6, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना इसको। VL आ रहा है 69.7, VL आ रहा है 69.7 और VR आ रहा है 55.5। सर बीसी कितना आ रहा है दोबारा? VC आ रहा है बच्चे 282.6, 282.6, फिर एक्सेल क्या आ रहा है 69.7 69.7 और V आ रहा है 55.5। आ गया हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका वेक्टर डायग्राम बनाओ। जरा बना के दिखाओ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम करा था ना पिछली बार। ये तो आ गया आपका करंट और VR। इस बार कौन सा वाला बड़ा है? वोल्टेज अक्रॉस C, वोल्टेज अक्रॉस C बड़ा है, ये नीचे बड़ा हो गया। और वोल्टेज अक्रॉस L छोटा है ना? ओ इसका एरो नहीं बना, चलो जो ये बन गया। तो नेट वोल्टेज हमारी किधर को आएगी? नीचे को आएगी। नेट वोल्टेज हमारी नीचे को आएगी। ये वैल्यू कितनी थी वैसे? 282.6। ये था आपका वोल्टेज अक्रॉस C। ये कितना था वोल्टेज अक्रॉस L? 69.7 वोल्टेज अक्रॉस L। तो नेट वोल्टेज आ गया वोल्टेज अक्रॉस C माइनस वोल्टेज अक्रॉस L। कितना है? इनको माइनस करा होगा। अच्छा आपने नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं देखो 282.6 इसमें से 69.7 माइनस 911.211.9 सॉरी वोल्ट आ गया। वोल्टेज अक्रॉस R कितना दिया? 55. ये थोड़ा छोटा एरो बनना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, बन गया। और ये आ गई आपकी नेट वोल्टेज, ये नेट सही है। इसे आप इफेक्टिव वोल्टेज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। और लास्ट का जो क्वेश्चन अब बोल रहा हूं वो आपके आगे भी काम आएगा, इसको ध्यान से सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरे सामने। ये 212 आएगा, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती करी, ठीक है ना? बोलो
कह रहा है व्हाट, समझ लिखो, व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस will make the impedance of the circuit minimum. What value of inductance will make the impedance of the circuit minimum? एक बार जरा देखें Z का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, R स्क्वायर XL माइनस XC का, ये हमने Z लिखा, ये हमने इम्पीडेंस लिखा था। क्वेश्चन को एक बार दो बार फिर पढ़ो, क्या कहता है, L की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ L Z विल बी मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ L Z विल बी मिनिमम। देखो अगर आप इसको देखो ध्यान से, Z कब मिनिमम हो सकता है, जब आप XC को XL के बराबर रखो। सबसे आसान तरीका यही है, अपने पास और कोई तरीका ही नहीं। आप इसको बढ़ाओगे, कुछ भी कर लो, स्क्वायर है, वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, R का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप क्या करो, अगर आपको Z को मिनिमम करना है, इनको बराबर कर दो। अगर ये बराबर हो गए तो सीधा 0 हो जाएगा, तो Z केवल किसके बराबर रह जाएगा, R के बराबर रह जाएगा, है ना। तो अगर हम लिखें ओमेगा L इज इक्वल टू 1 ओमेगा C, ये थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया, XL इज इक्वल टू X, ठीक। क्या निकालना है आपको, ओमेगा की वैल्यू, बढ़िया, 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर C। आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, L का वैल्यू निकल आएगा। ये मेरे ख्याल से मुझे ध्यान आ रहा है 50 हर्ट्ज लिखी थी, C हमने 25 माइक्रोफैरड, बस तो फिर वैल्यूज डाल दो इसमें, आपका L निकल आएगा। L की किस वैल्यू के लिए Z सबसे कम होगा, क्वेश्चन ये था, Z सबसे कम तब होगा जब ये XC और XL बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 0 किस में, सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको करने ही वाले हैं, ये रेजोनेंस कंडीशन में आएगा, अभी हम करते हैं इसको। सर 1 सेकंड बैक करना, 1 सेकंड, एक स्लाइड, ठीक है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज को हम डिफाइन करके नोट करके लिख लो भैया। ससेप्टेंस होता है इम्पीडेंस का उल्टा, जैसे आप रेजिस्टेंस का उल्टा लिखते हो ना कंडक्टेंस, वैसे इसका उल्टा होता है ससेप्टेंस। बोलो आगे, चलो आगे लिखिएगा LC ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशंस, और इसको इसके लिए पूरा एक पेज छोड़ दो, ये आप पढ़ के मुझे समझाओगे कि LC ऑसिलेशंस क्या होती है। थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ, LC ऑसिलेशंस क्या है। ये L है और ये C है। LC ऑसिलेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों बनाते हैं हम इसको, ये सब चीजें एक बार हम इसको चैप्टर पढ़िएगा, इसको एक बार। LC ऑसिलेशंस क्या होती है, पहले तो ये पढ़िएगा असली में। LC ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो मैं इस कैपेसिटर को चार्ज कर दे रहा हूं और यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा रखा मैंने, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भागेगा, इसमें से होता हुआ
यहाँ आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ऐसी हो पॉजिटिव। ये क्या है? इंडक्टर ही तो है, तार ही तो है, तार को ऐसे ऐसे मोड़ रखा आपने इंडक्टर। अब इस इंडक्टर में अगर यहाँ से ये चार्ज जाएगा, थोड़ा चार्ज, पहले एक चार्ज गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, ऐसे नहीं जाता। तो ये चार्ज धीरे धीरे जाता है, चार्ज का चलना माने करंट। अब इसमें अगर करंट जाएगा तो ये क्या करेगा? याद करो, याद करो, सारी चीजें पढ़े बैठे। हाँ सब कुछ ठीक बोल रहे हो, सब कुछ ठीक बोल रहे हैं। इसमें फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सब कुछ होगा। इसको अपोज किया जाएगा, इसको न्यूट्रल होने में डिले किया जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, कौन सी एनर्जी आती चली जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी आती चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आती चली जाएगी। शुरुआत में क्या थी इसमें? सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, सारी एनर्जी कैसी थी? इलेक्ट्रिकल। इसमें तो कुछ था नहीं, स्विच ऑफ है हमारा फिलहाल। कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को कौन सी एनर्जी दे दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, चार्जेस अपीयर हो गए उसके ऊपर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी हमने, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चार्जेस इधर की तरफ जाके अपने आप को इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब ये इसमें से निकलेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट्स आर द यूजुअल सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बननी शुरू हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी बननी शुरू हुई। धीरे 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 क्या होगा? ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्या होगा इसका? ये कोलैप्स करने की कोशिश करें। सोचो, जब करंट बंद हो गया तो ये कोलैप्स होगी। अगर ये कोलैप्स होगी तब क्या होगा? अगर मैं सारे समझा दूंगा तो फिर तुम करोगे नहीं कुछ। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो भी अपोज होगा। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स बनाने में काम आता था। कम्युनिकेशन के चैप्टर जब हम पढ़ते थे, थोड़ा बहुत तो अगली बार भी कराऊंगा, हालांकि वो डिलीटेड है लेकिन कराऊंगा। तो ये उसमें काम आता है, लेकिन इतना आसान वो नहीं है कि भाई क्यों कर रहे हैं, एक खेल हो रहा है। इलेक्ट्रिकल बना ली, फिर मैग्नेटिक बना ली, फिर इलेक्ट्रिकल क्या कर क्या रहे? क्या एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है? चलो वो बात की बात है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करके छोड़ रहा हूँ जानबूझ के। इलेक्ट्रिकल से क्या कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक। ठीक है, बाद में फिर क्या होगा? दोबारा से मैग्नेटिक एनर्जी खर्च होगी और इलेक्ट्रिक ये प्लेट्स दोबारा से चार्ज हो जाएंगी। तेरा चैप्टर हो गया ना स्कूल में, अपनी टीचर से पूछना जरा कि अगली बार जब अगली साइकिल आएगी ना, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। यानी दोबारा से मैग्नेटिक एनर्जी खर्च होगी और दोबारा से कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल। तो ये इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल लगातार चलता रहेगा। लगातार तो कोई चीज चलती नहीं। ये जो वायर है इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, चार्ज कोलाइड करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। लेकिन हम मानकर चलते हैं आइडियल सर्किट है, हम मानकर चलते हैं आइडियल सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ना के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये ऑसिलेशन लगातार चलती रहेगी। नाम देखो, ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज लगातार ऑसिलेट कर रहा है। कभी चार्ज इस प्लेट से यहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है, कभी दोबारा यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है। इनको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। होमवर्क लिखोगे क्या पढ़कर आना है, होमवर्क लिखोगे क्या पढ़कर आना है। बुक में पढ़ोगे तो मोटा मोटा इतना ही दिया हुआ है इसके अंदर के इलेक्ट्रिकल से आइए जल्दी से आ रहे कुछ आधे घंटा क्यों? दूसरे वाले बढ़िया में रेट छोड़ते हैं। अच्छा। 15 मिनट टेक्स्ट में बैठा तो रिक्वेस्ट करते कि 15 मिनट बाद जल्दी छोड़ देगा। 15 मिनट में कौन सी वो आईटी क्लियर करवा देते? वो यार 1 घंटे का ट्यूशन होता है ना। हाँ। मैं तो उसमें मुझे 15 मिनट जल्दी छोड़ दूं, 15 मिनट लेट होती है स्टार्ट, 40 मिनट में क्या पड़ेगा? ये बात चल आ जाओ। तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल लगातार होती रहेगी, ऑसिलेट करता रहेगा चार्ज इसके अंदर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली बार में प्लेट इस तरह से चार्ज हुई, जब अगली बार ये जब दोबारा न्यूट्रलाइज, जब ये दोबारा प्लेट चार्ज होगी इस एनर्जी को खर्च करके, दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, तो ये जो प्लेट्स है ना इस पर चार्ज ऑपोजिट आ जाएगा। एक बड़ा सा सवाल तो यहाँ जो आप पता करके लाएंगे कि ये क्यों। बुक नहीं पढ़ोगे, आदत नहीं डालोगे तो तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। बार बार मैं छोड़ता रहता हूँ कि बुक से पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना, इसलिए कि बुक भी उठाओ, बुक में से भी करना है बहुत सारा सामान, ठीक है। वो जो असाइनमेंट मैंने दिए 40-50 क्वेश्चन ये उसकी, उससे काम थोड़ी चलने वाला है। बुक तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तो बुक को पढ़िएगा और मुझे समझाइएगा, या लेक्चर देना पड़ेगा आपको कि भाई एलसी ऑसिलेशंस क्या होती है, इस्तेमाल क्या है। असली चीज़ तो ये पढ़ तो लेंगे ही,
क्यों बना रहे हैं हम एलसीओस? कुछ नहीं, क्या खेल सा कर रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज कर लिया, फिर डिस्चार्ज कर लिया, फिर चार्ज कर लिया, क्यों कर रहे हैं? पढ़कर आइए और मुझे समझाइएगा, लिख लीजिएगा, ये जरूर लिख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगली वाली साइकिल में जब ये चार्ज हुई प्लेट दोबारा से, तो ये पोलैरिटी क्यों बदल गई, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिएगा, बोलूं? सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। मैंने तुझे कहा था उसने टॉपिक्स याद नोट कर लिया स्कूल में, क्वालिटी फैक्टर करवाया है, नोटबुक ले आऊंगा मैं अगली क्लास। टॉपिक्स तो उनसे हाथ में लिख लिया। तुम लोगों को किसी को करा दिया वाला चैप्टर? नहीं, कुछ नहीं कराया अभी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट लिखिए। फैन अभी बंद किया हुआ है, उसकी हवा सारी खराब हो जाती है, थोड़ी देर में टूट जाएगा। ले जाओ तेरा बहन बोल दिया, ठीक है, लिखो, चलेगा चलेगा, टाइम लगा था। इट इज लिखो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, बोलो, लिखो a circuit in which L, C, R are in series। विषय रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? पिछले साल हमने पढ़ा था रेजोनेंस, ये वर्ड पढ़ा हुआ है। हाँ समीर बताइए। सर वो इलेक्ट्रॉन पास होते रहते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा मेरे लाल। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या पढ़ी? रेजोनेंस पढ़ा यार। एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जब सोल्जर्स किसी लकड़ी के पुल को पार करते हैं तो उनको एडवाइजेबल होता है कि मार्च ना करें उसको। रेजोनेंस का मतलब होता है जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है, उस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, ठीक है जी। चलिए लिखिए जरा इसको। A circuit in which L, C, R are in series and the circuit admits maximum current, and the circuit admits maximum current is called series resonance circuit। अभी करके आए हुआ क्वेश्चन में सिर्फ लिखवाना रह गया था। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में Z आप जानते हो, IB आप जानते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर एक बार क्वेश्चन दोबारा लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? Which admits maximum current, करंट में सर्किट में करंट मैक्सिमम कब आएगा? जब उसको अपोज करने वाला फैक्टर मिनिमम होगा। ऐसे होता है जब ऑपोजिशन सबसे कम होगा, जब ऑपोजिशन सबसे कम होगा तभी तो करंट सबसे ज्यादा होगा। ऑपोजिशन क्या है? ये रहा ऑपोजिशन। ये क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसके इक्वल है? R² + XL - XC। इसको सबसे कम कैसे कर दूं? लास्ट बार ये बात अब आई ना बात। अगर I will be मिनिमम मैक्सिमम कब? when XL is equal to XC, omega L is equal to 1 by omega c, 1 by omega C। L equals to 1 by omega square। हाँ बिठाओ। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू। तो इसे कहते हैं लिखिए प्लीज, मैं एक मिनट में आ रहा हूं।
कोई पहले है ना, कोई नहीं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर देगा, कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है? चलो ये लिख लिया, ये लिख लिया कि नहीं? सर एक बार फिर समझा दो। फिर से सुनो, देखो ये था इम्पीडेंस जो हमने पिछली क्लास में करा था। इम्पीडेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट कौन सा होता है? और क्या है? इसमें तीन एक साथ कर दो। ये एलसीआर लगे तीनों सीरीज में, है ना? तो इसका ये इम्पीडेंस क्या है? ऑपोजिशन है। अब हमने बोला रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर करंट मैक्सिमम होता है। करंट कैसे मैक्सिमम होगा? अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो ये कट के जीरो हो जाएंगे, तो ये जो रुकावट ऑपोजिशन इम्पीडेंस है ये सबसे कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी तो करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा।